आदाब, नमस्कार। मैं फैसल और आप देख रहे हैं विचार आप तक का वीकली पॉडकास्ट। आज के हमारे मेहमान हैं विजय कुमार जाटव, जो भीम आर्मी के वरिष्ठ नेता हैं और आज़ाद समाज पार्टी में भी हैं। और इनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि बहुजन राजनीति पे और भीम आर्मी की जो अब उसकी जो इस टाइम जो एक्टिविटीज़ हैं, और 2027 में यूपी में चुनाव भी होने वाला है, तो वो इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद राज भाई। सर, सबसे पहले हमारे जो ऑडियंस हैं, जो दर्शक हैं, उनको अपने बारे में थोड़ा बताइए विस्तार में कि आपका राजनीतिक करियर कैसे शुरू हुआ और भीम आर्मी से कैसे जुड़े और फिर उसको देश भर में पहचान दिलाने में कैसे अहम भूमिका निभाई। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी कि आपने मंच हमें दिया अपनी बात रखने के लिए। और जहाँ तक बात है समाज में आने की, समाज में काम करने की, या वर्तमान में जो वर्तमान की राजनीति है उस पर चर्चा करने की, क्योंकि मुझे जो ये शौक मिला वो मेरे घर से ही मिला। जो मेरे फादर थे वो वैसे एयरफोर्स में थे, मगर उनको समाज में काम करना बहुत ज़्यादा मतलब एक अच्छा लगता था, पसंद था। और वो अपनी नौकरी छोड़ करके समाज में जा करके कार्य करते थे ज़्यादातर। तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली, जो हमारे पिताजी फादर थे। ना मेरा ऐसा कोई इरादा था कि हम जो है राजनीति में जाना चाहते हैं या समाज में कोई काम करना चाहते हैं। वो प्रेरणा घर से मिली और इसी को लेके हम आगे चले। जैसे कि 2012 में बहुजन जो सरकार थी गई, बहुजन समाज पार्टी की, वो गई यूपी में बीएसपी। हाँ। और फिर अखिलेश यादव जी की सरकार आई, तो अत्याचार कुछ ज़्यादा बढ़े। सरकार चेंज होने पर अत्याचार तो दलित समाज पे, बहुजन समाज पे वो सदियों से होता रहा है। हाँ, हमेशा से रहा वो हमेशा से रहा है। और आज तो कई गुना बढ़ चुका है। वो जो बीच में ख़त्म हुआ तो फिर दोबारा बढ़ चुका है वो। तो वही सिलसिला वहीं से सिलसिला हुआ, क्योंकि जहाँ भी समाज पे अत्याचार होता था हम वहाँ जाते थे उनकी समस्या का समाधान करना। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। और शौक ऐसा लगा, फिर हमने एक संगठन बनाया। हमने जब हम काम कर रहे थे तो हमें महसूस हुआ कि भाई संगठन बनाना चाहिए और संगठन के बैनर नीचे हम काम करेंगे। तो हमने एक राष्ट्रीय युवा शक्ति दल के नाम से एक संगठन बनाया, जिसमें 4-5 हम लोग थे। टीम थी हमारी पूरी। ये आपका था भीम आर्मी से पहले? हाँ, भीम आर्मी से। ये भीम आर्मी से ही पहले बना हुआ था। भीम आर्मी 15 में बनी है, वो उससे पहले हमने बनाया हुआ था। तो जहाँ भी समाज पे अत्याचार हुआ, जहाँ भी बहुजन समाज पे अत्याचार हुआ, हम वहाँ जाया करते थे और उनकी समस्या का समाधान, उनके साथ खड़े होना, थानों में जाना और प्रदर्शन करना, धरना करना, इस तरह की हम सारी चीज़ें किया करते थे। तो न्याय दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका उसमें संगठन की रहा करती थी। तो ऐसे करते करते ही अच्छा, मेरे कोई खास तो सोचना नहीं था कि हमें कोई हाईलाइट होना है या हमें कोई राजनीति करनी है या कोई हम बहुत बड़े काम कर देंगे, ऐसा कोई सोचना नहीं। पहचान और शोहरत की चाह नहीं थी समाज। हमारे ये था सिर्फ हम जहाँ भी शोषण होता है समाज पे हम वहाँ जाएं, उनकी समस्या का हल करें, उनकी मदद करें। तो इतना ही सोचना था मेरा। तो धीरे धीरे करके उसमें लोग जुड़ते चले गए, उसका दायरा बढ़ता चला गया। और ऐसे ही जहाँ भी घटना हुई, पंजाब में घटना हुई वहाँ गए हम, हरियाणा में सागे वाली घटना हुई थी वहाँ गए हम। वहाँ जो है दलित समाज के लोगों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया। पहली बार हम लोगों ने जा करके वहाँ प्रदर्शन किया और वहाँ बारात निकलवाई। तो ऐसे तमाम जो है समस्याएं हैं जो समाज के साथ होती आ रही थी, तो हमने वो लड़ाई लड़ी। अब उसमें से ही जैसे सहारनपुर में घटना घटी, एक तो सब्बीरपुर घटना घटी बड़ी, जिससे भीम आर्मी को हाईलाइट मिली पूरे देश में। उससे पहले घटना घटी थी, घटगोली गांव पड़ता है सहारनपुर में, और वहाँ एक घटना सिर्फ एक बोर्ड को लेकर घटी। दलित समाज के लोगों ने एक बोर्ड लगा दिया, द ग्रेट चमार के नाम से बोर्ड लगा दिया था। और वहीं के ठाकुर लोगों ने, क्योंकि सरकार जब
बदल चुकी थी 17 में। हाँ, सरकार बदल चुकी थी। तो ठाकुर लोगों ने उसका विरोध किया, जो सामंतवादी लोगों ने विरोध किया उसका, और उस बोर्ड पे काली पोत दी, उसको पाड़ने की कोशिश भी की गई। मगर दलित समाज अब इतना कमज़ोर नहीं है। नहीं तो इसका विरोध क्यों, जब लोग अपनी गाड़ियों पर, घर पर राजपूत और ब्राह्मण और क्षत्रिय हर कोई लिखवाता अपनी जाति को, मुसलमानों में भी है खान पठान, तो फिर अगर कोई एक दलित अपनी जाति का लिखवा रहा है, उस पर गर्व कर रहा है, तो फिर इससे समस्या क्यों होती है लोगों को? हाँ, यही तो समझने की बात है, और यही समझ से परे भी है कि जब सब लोग ग्रेट हो सकते हैं तो फिर एक जाति ग्रेट क्यों नहीं हो सकती, या उनके लिखने से दिक्कत क्यों होती है? जब आप राजपूत ग्रेट लिख सकते हैं, ब्राह्मण ग्रेट लिख सकते हैं, तो अगर कोई चमार जो दबी कुचली जाती है, अगर वो ग्रेट लिख ले तो आपको समस्या होती है। अब समस्या यही इसलिए होती है क्योंकि वो कहते हैं कि चमार तो एक जो है ना मरा गिरा, बिल्कुल पिछड़ा, दीनहीन, वो ऐसा व्यक्ति है, ग्रेट कैसे बन गई? तो उनको समस्या यहाँ हुई कि ये चमार जाति अपना आप को ग्रेट कैसे मान रही है? ये तो गिरे हुए लोग हैं, ये तो हमारे पैरों के नीचे रहते हैं। तो वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि जो आज जो देश चल रहा है ना, संविधान से चल रहा है, वो संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है। ये कोई रजवाड़ा नहीं या कोई मनुस्मृति नहीं चल रही यहाँ देश में कि आप जो दबा के चलेंगे या ऊंच नीच की बात करेंगे। संविधान समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, भाईचारे की बात करता है, सबको शिक्षा बराबर देने की बात करता है, सबको अधिकार बराबर देने की बात करता है, मगर कुछ चुनिंदा लोग। तो यहीं से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ जो सहारनपुर वाला था। हाँ, ये सहारनपुर की स्टार्टिंग थी यहाँ से, और हम वहाँ गई, टीम हमारी बाकायदा पूरी गई, उस लड़ाई को हमने लड़ा, बड़े मजबूताई से लड़ा। चंद्रशेखर भाई, वहाँ मेरी पहली मुलाकात चंद्रशेखर भाई से वहीं हुई थी। उसके बाद फिर हम मिले, उसके बाद फिर मिलकर हमने साथ में काम किया। तो उसके बाद एक घटना और घटती है 2017 5 मई। सरकार फिर योगी की यूपी में आई थी। हाँ, तब तक 17 में आ चुकी थी। 17 में योगी की सरकार आ गई थी, और सरकार को आए हुए सिर्फ 40 दिन हुए थे। और उन 40 दिनों में सबसे पहला टारगेट किया गया जो दलित समाज की सबसे बड़ी जाति है, जाटव जाति, उसको टारगेट किया गया। उसके घरों में आग लगाई गई, उनकी महिलाओं को मारा गया, उनके बच्चों को पीटा गया, उनके बुजुर्गों तक को नहीं छोड़ा गया, बच्चे बुजुर्ग वो भी पीटे गए। और जब मैं वहाँ गया तो मुझे जो जमीन की जो जानकारी वहाँ जाकर के मिली, एक बच्चे को जलती आग में फेंक दिया था उन मनवादियों लोगों ने। ये कहाँ की घटना थी? ये सब्बीरपुर जो गांव पड़ता है सहारनपुर जिले में, सहारनपुर की थी। और 5 मई में ये घटना हुई थी, अगजनी वाली घटना हुई थी। और वहीं से जो है पूरे देश में एक समाज में रोष गया, एक गुस्सा गया, और उस गुस्से को लेकर के हमने कॉल दी दिल्ली जंतर मंतर पे। ठीक। और दिल्ली जंतर मंतर पे हमने कॉल दी, और हमारे जो संगठन का बैनर था उसी बैनर पे वो प्रदर्शन हुआ, जो आज भीम आर्मी पूरे देश में काम कर रही है। तो वहां से भीम आर्मी की शुरुआत होती है पूरे देश में। उससे पहले भीम आर्मी एक जिले में थी, सहारनपुर में। तो समाज को जो बनाया, समाज ने जो भीम आर्मी बनाई, वो पूरे देश में जो बनी 21 मई 2017 से। और उसका जो सेरा या उसका जो लीडर बनाया गया वो चंद्रशेखर भाई, जो आज सांसद है नगीना से, उनको बनाया गया, उनके सिर पे उसका सेरा बांधा गया कि वे क्योंकि एक लीडर होना बहुत जरूरी है। सही बात। और क्योंकि चंद्रशेखर भाई सहारनपुर जिले से आते हैं और वहाँ वो काम करते हैं, वहाँ भीम आर्मी ने जो वो लड़ाई लड़ी और हमने भी साथ मिल के लड़ी, तो चंद्रशेखर भाई को जो है वहाँ सिर पर सेरा बांधा गया। समाज ने कहा एक आदमी लीडर बनाया जाए, तो उसमें चंद्रशेखर भाई लीडर बने और उनके सिर पर सेरा बांधा गया। तो ये भीम आर्मी का पहला उदय हुआ। और वहाँ एक प्रण ये लिया गया कि भाई अब जो है बहुजन समाज का जो सबसे बड़ा संगठन होगा वो भीम आर्मी होगा, और जितने भी तमाम संगठन हैं बहुजन समाज में वो सब भीम आर्मी के अंडर में ही काम करेंगे। तो ये सब चीज़ें दिल्ली में तय हुई और लोगों ने इसको माना भी
लोगों ने इसका स्वागत किया। और भीम आर्मी के बनने के बाद जो घटनाएं दलितों पर, खासकर मैं दलितों की बात करूंगा, जो घटना उन पर हो रही थी, बढ़ रही थी, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगा, कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा एक जो है सुधार आया, गिराव आया। तो जो हम करना चाह रहे तो हमें बड़ा अच्छा लगा, हमें थोड़ी सफलता मिली है। हमें महसूस हुआ कि चलो अच्छा है कि कम से कम इस संगठन बनने से एक तो हमारे समाज में एकता बनी थी, दलित समाज में एकता बनी थी, बहुजन समाज में एकता बनी थी। जो बहुजन समाज जो चाह रहा था पूरा समाज की कोई ऐसा एक संगठन बने जो जितने भी यहाँ पीड़ित समाज है, जो शोषित समाज है, जो दलावा समाज है, जो पीड़ित समाज जिसकी सुनवाई कोई नहीं करता, वो समाज उस बैनर के नीचे आए और वो लड़ाई लड़े। और ऐसा हुआ। पूरे देश में भीम आर्मी को लोगों ने समझा, उसके कार्य को समझा और लोग उससे जुड़े। आज अगर मेंबर की बात करें तो कितने मेंबर होंगे लगभग, एक अंदाजा आंकड़ों के मुताबिक? भीम आर्मी का अगर मेंबर की आप बात करें तो मेंबर तो पूरे देश में है, गिनती कोई है नहीं इनकी। हर राज्य में, हर राज्य में, अलग अलग राज्य में भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं। तो गिनती इसमें कोई गिनती नहीं है, मगर हर राज्य में भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, पूरे देश में हैं और बड़े मजबूताई के साथ वो काम करते हैं। अगर आज जो है समाज में कहीं भी अत्याचार हो जाए तो भीम आर्मी सबसे पहले जाती है। और ये पता लग जाए कि यहाँ जो संघ के लोग हैं, जो बजरंग दल के लोग हैं, इस तरह के लोग ज़्यादा हरकत कर, क्योंकि आजकल हरकत यही लोग ज़्यादा कर रहे हैं, तो उनको जवाब देने का काम भी भीम आर्मी करती है। तो भीम आर्मी पूरे देश में है, नो डाउट भीम आर्मी पूरे देश में है और रहेगी। वो एक संगठन बन चुका है बड़ा मजबूत। अब सिर्फ उसको लीड करना है, उसमें अब हमें अच्छे लोग जोड़ करके, उसकी जिम्मेदारी अच्छे लोगों को दे करके उसको पूरे देश में लागू किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक आरोप भी लगता है कि जब आदमी कामयाब होता है, संगठन, आदमी, व्यक्ति कोई भी, तो उसके पीछे फिर सवाल भी आते हैं। आरोप लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है उन्होंने लोगों को, मतलब खासकर जो बहुजन यूथ है उनको भड़काते हैं, विरोध प्रदर्शन के नाम पर ले जाते हैं, फिर वहाँ पर जो है उनके ऊपर मुकदमे होते हैं, लेकिन फिर उनको कोई पूछने वाला नहीं होता है। जैसे 2 अप्रैल हुआ, देश भर में आंदोलन हुआ, कई लोगों की जान भी गई, कई लोगों पे मुकदमे भी हुए, फिर बाद में उनको छोड़ दिया जाता है। अपना जो ये साधने के बाद, फायदा होने के बाद फिर उनको छोड़ दिया जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है और इन आरोपों पर क्या कहें? हाँ, देखिए, ये जो आपने क्वेश्चन उठाया बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसका मैं जवाब बिल्कुल जरूर दूंगा। जैसे भी आपने कहा कि युवाओं पे मुकदमे दर्ज करना, उनको जेल भिजवाना, मुस्लिम को उनको यूज करना और फिर उनको छोड़ देना, ये अब क्या है ना, एक जैसे आप कहीं मजबूताई से काम करते हैं, आप लोग या आपका संगठन कहीं मजबूताई से काम करता है, तो फिर जिन ताकतों के खिलाफ आप काम कर रहे हैं ना, उस ताकतों को फिर दिक्कत होती है। उन्हें दिक्कत किनको, जिनके खिलाफ आप काम कर रहे हैं। तो फिर वो इस तरह का माहौल देश में पैदा करते हैं कि इनको तोड़ा कैसे जाए, इनको तोड़ा जाए, इनको बांटा जाए, इनके खिलाफ साजिशें रची जाए। तो क्योंकि भीम आर्मी एक जो है ना बड़ा मजबूत संगठित संगठन है, और जो युवा है, जो आजकल हमारा युवा है, वो उसके लिए जान देना चाहता है हर कदर। तो अब जब आप कहीं देखो, लड़ाई में जब आप जाओगे तो मुकदमे जाहिर सी बात होने हैं, या तो आप घर बैठ जाइए अपने, जिन मुकदमे की आप बात कर रहे हैं। अगर आप किसी की मदद में जाओगे तो सिर्फ तो आपको फूटना है ही, ये थोड़ी कि सिर्फ उसी का फूटेगा, मैं तो खड़ा तमाशा देखूंगा। वहाँ मुकदमे भी होंगे, अगर किसी मदद में जाओगे वहाँ सिर भी फूटेगा, वहाँ डंडा भी लगेगा, सारे काम होंगे, मतलब वहाँ नहीं होंगे। लेकिन बाद में जैसे अगर उसके साथ गलत हो रहा है तो उनका साथ भी तो खड़ा रहना चाहिए। हाँ, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ आपसे। तो जब आप मदद करने किसी की जा रहे हो और फिर वहाँ मुकदमे हो रहे हैं, डंडे लग रहे हैं, जेल जा रहे हैं, ठीक है,
तो ये तो आपका जो मनोबल डाउन करने के लिए जो किया जाए। इस तरह के जो लोग हैं, एक तो प्रशासन मनोबल डाउन कर रहा है आपको डंडे मुकदमे मार करके, मुकदमे लगा कर डंडे मार करके। दूसरा वो जो समांती लोग हैं, जो मनवादी लोग हैं, वो भी आपके मनोबल को डाउन करने में कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। वो इस तरह का भ्रमित प्रचार करते हैं कि भाई ये तो जो भीम आर्मी संगठन है वो मुकदमे लगवा देती है, वो जेल पहुँचा देती है, फिर वो तुम्हारा साथ नहीं देती है। मैं आपको बताऊं, जब सब्बीरपुर घटना घटी, उसमें पहली मतलब जैसे ही वो घटना घटी वहाँ सब्बीरपुर वाली, तो अगले दिन ही मतलब हमारे 36 लड़के गिरफ्तार किए गए मुकदमे लगा करके, और 36 के 36 जेल में डाल दिए गए। और जो ठाकुर जाति के लोग थे, जो मनवादी लोग थे, उनमें एक भी जेल में नहीं डाला। मतलब पिटे हमारे लोग, मुकदमे हमारे लोग खाएं और जेल में हमारे लोग जाएं। जेल में भी गए। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं ना, जो आपने क्वेश्चन उठाया है, तो उन 36 की जमानत हम लोगों ने दिल्ली में बैठ के कराई थी। आपने कराया? हाँ, ठीक। हमारी जो टीम यहाँ दिल्ली में बैठ करके, हर एक जो हमारा आदमी था, हर एक जो युवा था हमारा, उसकी जमानत का काम हमने दिल्ली में बैठ के किया था। तो ऐसी बात नहीं है कि आप खाली बदनामी करेंगे। अभी जैसे आप सपोज कर सकते हैं, जैसे 2 अप्रैल के आंदोलन हुआ, उसके बाद कि उसको बड़े महत्वपूर्ण लोग जोड़ते हैं। तो 2 अप्रैल में जो SC/ST एक्ट वाला जो आंदोलन हुआ, 2 अप्रैल में मैं कह रहा हूँ हजारों जो हमारे निर्दोष युवा थे, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए। उनको थानों में ले जाकर पीटा गया, टॉर्चर किया गया, और उनका इतना मनोबल तोड़ने का काम किया गया कि ये दोबारा फिर खड़े ना हो। मगर ये जो युवा है हमारा, खासकर वो, आप उसको मार तो सकते हो मगर उसके इरादे नहीं तोड़ सकते आप। वो इतना अपना आप को जो है अंदर से मजबूत है, वो हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। तो वो जितने भी पूरे देश में मुकदमे लिखे गए हजारों लोगों पे, हजारों युवाओं पे, वो सारे जो मुकदमे लड़े, वो सारे समाज के वकीलों ने लड़े। फिर इसमें जो बहुजन समाज के वकील वो भी आए, उन्होंने मदद की। दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुस्लिम जो वकील थे, सबने मिलकर के वो मुकदमे लड़े और उनको बरी कराया। बरी के अभी तो वहाँ पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो कोई चल रहा है मसला। फिर भी वो जेल से बाहर आए, मतलब इतना जमानत करके बाहर आए वो। तो ऐसा नहीं है कि आप खाली बदनामी करेंगे कि भाई ये भीम आर्मी जहाँ भी जाती है मुकदमे लगाती है, ऐसा नहीं है। हम उनकी लड़ाई भी लड़ते हैं। अब जैसे रविदास आंदोलन हुआ दिल्ली में, उसमें जो हमारे साथी जेल गए, उन सब की लड़ाई किसने लड़ी? समाज ने लड़ी ना। समाज ही लड़ता है सबकी लड़ाई, और भीम आर्मी समाज का ही दल है। तो ऐसी बात नहीं है कि ये जो विरोधी लोग हैं खाली जो है आप पे इल्जाम लगा देते हैं कि भाई ये तो भीम आर्मी जो है मुकदमे लगाती है, जेल पहुंचवाती है, फिर साथ नहीं आती है। तो ये तो समस्या जो है ना पैदा करते हैं लोग, समस्या है नहीं बढ़ाई जाती है। अच्छा, ये जैसे मान लीजिए बहुजन समाज 2 अप्रैल का आंदोलन था, तो पुलिस ने लाठी चार्ज करी, गोलियां भी चलाई, लोग मरे भी। CA/NRC का आंदोलन होता है, मुस्लिम समुदाय करता है, उनके ऊपर भी खासकर यूपी में बात करें तो सामने से गोलियां चलाई गई, लाठियां चलाई गई। लेकिन इस देश में इस वक्त हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, यात्राएं निकाली जा रही है, ना तो उनके खिलाफ मुकदमा हो रहा है, इवन यहाँ तक कि सरकार से पूरा समर्थन भी मिल रहा है, मीडिया का भी समर्थन मिल रहा है, पूरा प्रचार प्रसार हो रहा है, जबकि वो खुले तौर पर संविधान की अवहेलना की जा रही है। क्योंकि संविधान कहता है कि देश का, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा। उसके अथक जो है लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, तमाम बयान आते हैं और अब ऑफिशियली जो है यात्राएं की जा रही हैं। इसको कैसे देख रहे हैं? क्या जो मूल निवासी हैं, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमान, उन्हीं के देश में अब जो है हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को समझा देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी जो हमारा मुस्लिम समाज है वो थोड़ा सा यहाँ भ्रमित है। जो बहुजन वर्ड है, बहुजन वर्ड में हम सब लोग आ जाते हैं। जब बहुजन की बात करेंगे तो हम सब लोग उसमें मुस्लिम भी है, उसमें पिछड़ा भी है, उसमें दलित भी है, उसमें आदिवासी भी है, और ये मुस्लिम है।
उसमें और माइनॉरिटी जो है और जो हाँ जो छोटे मोटे वो जो बहुत सारे जो रिलीजन वाले लोग हैं वो सब उसके बहुजन मतलब एक बड़ा एक परिवार है टोटल। और जो इस देश में 15% लोग हैं, जिनको आप जनरल कास्ट कह लीजिए, जिनको आप मनुवादी कह लीजिए, या अपना आपको आज स्वर्ण मानते हैं, स्वर्ण नहीं हो, ठीक है ना, वो जनरल, क्योंकि जो इस देश का कानून है ना, जो संविधान है, वो SC ST OBC और सामान्य वर्ग सिर्फ 4 ही उस पर है वो। तो स्वर्ण तो एक जो कहते हैं वो अलग चीज है। अब जो बात आप कह रहे हैं, चाहे वो 2 अप्रैल के आंदोलन की बात हो, जो कानून बना हुआ है उन गरीबों, दलितों, पिछड़ों के, दलितों, आदिवासियों के लिए, उसे आप खत्म क्यों कर रहे हैं? क्योंकि खत्म करने का सबसे बड़ा कारण यह है क्योंकि जो लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं वही लोग शोषण करते हैं। तो सबसे जो ज़्यादा दिक्कत होती है उन्हीं को होती है। क्योंकि मैं देख रहा था वीडियो, सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है लगातार। अब जैसे बिहार चुनाव जीत गई, तो बिहार चुनाव जीतने के बाद इनके हौसले और बुलंद हुए हैं अभी। और मैं अभी एक तो कोई मिश्रा है जो मध्य प्रदेश में, अनिल मिश्रा नाम का व्यक्ति है, एक बाबा भी है, कोई क्या नाम है, नाम तो जानता हूँ, आनंद स्वरूप क्या नाम है उसका। तो इस तरह के बहुत सारे, इस तरह के जो प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग हैं, बहुत सारे जो हिंदूवादी एजेंडा चलाने वाले लोग बहुत सारे, वो सरकार ने छोड़ दिए हैं। एक तो बाबा साहब को गाली देते हैं वो, आरक्षण को गाली देते हैं वो, और SC ST एक्ट को खत्म करने की बात करते हैं वो। और दूसरी तरफ आप जो है ना, उन्हीं लोगों पे जिनके आप कानून खत्म होने की बात कर रहे हो, उन्हीं का आप साथ शोषण करते हो। तो मैं भी एक वीडियो देख रहा था, कोई ठाकुर जाति से था, जनरल कास्ट से था, तो वो किले में खड़ा होकर के चिल्ला रहा है, ओ चमट्टो, ओ चमारो, मैं यहाँ आ गया। तो क्या एक्ट हम इसलिए खत्म करा लेंगे, फिर हमें खुल के चमार घर में अब तो कह रहे बाहर करें, फिर घर में आकर चमार चूड़े फलाना ठिकाना की कहेंगे, वो जाति के नाम पे टारगेट करेंगे। तो जब इतना भय तो उन्होंने आज निकल चुका है सरकार बदलने के बाद, उनके जो मन से है कि वो आज कहीं भी खड़े होकर वीडियो बना कर खाली, और मैं जबकि SC में बहुत सारी तमाम जातियाँ आती है, वो सबके लिए लागू कानून है, वो खाली चमार के लिए नहीं है। ST की बहुत सारी जातियाँ हैं, उनके लिए वो लागू कानून है, सबके लिए, मगर टारगेट उसमें स्पेशल चमार है, चमट्टो, फानो, भंगियो, या फिर वो वाल्मीकि चूड़ा कहते हैं, चूड़े, चमार, चूड़ो, इस तरह की बात करते हैं। तो ये 2 जाति तो उसमें बहुत बढ़ चढ़ के टारगेट है। तो वो यही चाहते हैं कि ये कानून हट जाए, जो थोड़ा बहुत डर उनके अंदर है वो निकल जाएगा, फिर वो खुले अपने जो है रोड पे आकर के तांडव करेंगे, और हो सकता है फिर हमले। अभी भी हमने देखा, जैसे एक मामला हुआ था अभी पीछे, जो CGI थे, अब तो पूर्व हो गए वो, BR गवई साहब, उनके ऊपर जो हमला हुआ, जो तो है उनके, सही कहते हैं। तो उसको कैसे मैं उसको भी दिखा, मैं उस पर भी जाऊंगा, थोड़ा सा समय लूंगा, थोड़ा सा आपका पता काम होता है। अब बात है NRC की, जिस NRC पे मुस्लिम समाज को मुकदमे लगाकर जेल में डाला, आज बहुत सारे साथी जेल में हैं, 5 साल हो गए अभी तक NRC वाले, बहुत सारे, क्योंकि मुस्लिम में जेल में जैसे रहेंगे, दलित जेल में रहेगा, जैसी बात है। तो जब आप अपने हक और अधिकारों की बात करोगे तो ये लोग आपको मुकदमे और डंडे और जेल देंगे। या तो आप गुलामी सहन कर लो इनकी, या फिर आप हक और अधिकारों की मांग करोगे या अपनी आवाज उठाओगे तो या आपको जेल में डाल देंगे। मुझे एक बात बताइए, जो NRC वाला मसला चल रहा था वो तो बिल्कुल पीसफुल था, शांति प्रदर्शन था ना, कोई एडिटेशन कुछ नहीं, उसमें कोई भगदड़ नहीं, कोई झंडा जो जलूस नहीं, कोई रोड पर निकलना नहीं, वो शांति तरह बैठी। तो धरना, तो धरना शांतिपूर्ण धरना, एक तो धरना, ये भी शांतिपूर्ण धरना, शांतिपूर्ण धरना करने का अधिकार हमें संविधान देता है, और सरकार उसकी व्यवस्था करेगी, व्यवस्था भी सरकार करेगी। आप और यहाँ शांतिपूर्ण धरना हम दे दें, जिम्मेदारी सरकार की, उसके नेतृत्व में, उसके सानंद में निकले वो। तो जब अब इनके मनसाई हमको जो है तोड़ने की है, हमको जेल में डालने की है, हमारे ऊपर मुकदमे लगाने की है, तो इनकी मनसा पे कैसे सवाल न करें हम लोग। अब ये फिर लोग, जैसा अभी ये NRC वाला हुआ, उसके बाद आप चलो दलित को मारते हैं, ये मुस्लिम को मारते हैं, जेल डालते हैं। अब जो पिछड़ा समाज है हमारा, वो तो हिंदू है, वो तो अपने आप को हिंदू मानता है। तो अब जब पिछड़ा समाज हिंदू मानता है, जबकि उनके एजेंडे में आप हिंदू हो नहीं,
खाली आप मान रहे अपने आपको। अब ये आपने देखा होगा 21 या 20 की बात है, जब ये प्रदर्शन चला किसान आंदोलन, हाँ, किसान आंदोलन, उसमें सारा, जबकि उसमें सब बाद में सब समाज जुड़ गया। हाँ, सब समाज, मगर स्टार्ट में वो जाट जाति थी, क्योंकि जो किसान जो यहाँ देश में जाता है वो जाट समुदाय, जाट, गुज्जर, यादव, ज्यादातर, हाँ, जाट ही चलाता है। तो जब जाट हिंदू है और मांग क्या कर रहा, वो मांग को अपने लिए तो कर नहीं रहा, वो तो पूरे देश की मांग कर रहा है। वो जो उनके एमपीएस जो गारंटी, एमएसपी की जो गारंटी जो बात करते थे वो लोग, वो क्या था कानून, और वो किसके लिए था? वो तो हर देश की आम जनता के लिए था। और पूरा 13 महीने बाद में तो उसमें सभी लोग जुड़ गए थे। तो अब इनकी जो मानसिकता, मैं वही दिखा रहा हूँ कि इनकी मानसिकता पिछड़ों के प्रति भी वही है। 13 महीने वहां किसान बैठे, दोनों बॉर्डरों पे इधर भी, और उसमें 700 लोग मरे। 700 से ज्यादा लोग, 700 लोग मरे ना। कौन लोग थे? मुस्लिम थे, वो भी तो हिंदू थे ना। और सरकार की इनकी हिंदू की है, और मांग, जिस मांग को लिए वो लेके मांग को बैठे थे, मांग आज तक कोई नहीं है, वो मांग वही की वही है। तो ये जो सत्ता में आज जो लोग बैठे हैं ना, वो मनुवादी लोग बैठे हैं। और संघ जो है ना, संघ, अगर संघ के हम इतिहास में जाएंगे, क्योंकि बहस बहुत लंबी हो जाएगी, संघ का जो एजेंडा रहा शुरू से ही, वो देश के विरोध में रहा, न्याय के विरोध में रहा, और उनका सिर्फ एक एजेंडा है कि यहाँ जो ऊंची जिनको उच्च जाति कहते हैं, संघ तो कहता है अपना खुल के कि वो मनु व्यवस्था जो है, हाँ, वो कायम होनी चाहिए। हाँ, वही उनका सिर्फ एक ही यहाँ इरादा है, देश में एक एजेंडा है कि वो चाहते हैं मनु का संविधान लागू कर दिया जाए, मनुस्मृति लागू कर दी जाए। और मनुस्मृति अगर यहाँ लागू होती है, उसमें ना तो दलितों को अधिकार है, ना पिछड़ों को अधिकार है, ना महिलाओं का अधिकार है, तो मुस्लिम तो उसमें कहीं आ ही नहीं रहा है। जबकि मुस्लिम साथ में ही है। मुस्लिम को तो आप अब देख रहे हैं, आज वर्तमान में स्थिति क्या है। अभी तो संविधान लागू है ना, अभी तो मनुस्मृति लागू है नहीं। जब मुस्लिम संविधान वाली स्थिति में इतना उसको तड़पाया जा रहा है, उतना दबाया जा रहा है, तो बाई चांस अगर ये मनुस्मृति लागू कर देते हैं तो बाकी जो जातियां हैं इस तरह की, क्योंकि संघ का जो एजेंडा शुरू से रहा वो मुस्लिम समाज के खिलाफ, ईसाई के खिलाफ, ये तो दोनों ने टारगेट किए। और बाकी जो और जातियां हैं यहाँ, दलित पिछड़ा आदिवासी जो जातियां हैं, समाज है, उनको टारगेट, उनके अधिकारों को टारगेट, उनको गुलामी की तरफ ले जाना। तो संघ का मेन जो एजेंडा है वो यही है कि जो यहाँ 85% समाज है वो गुलामी करे, और जो 15% आरएसएस इस पे काम भी बहुत कर रहा है। आदिवासी हो या दलित हो या पिछड़ा हो, वो इनको हिंदू साबित करने में, या कहता है कि ये हिंदू हैं, जबकि आदिवासी कहते हैं कि भाई हमारी अपनी संस्कृति है, हमारे अपना खुद का रिलीजन है, जो प्रकृति को वो लोग पूछते हैं, मानते हैं। लेकिन संघ के लोग बाकायदा आदिवासी में रहकर काम कर रहे हैं और उनको हिंदुओं से जोड़ने की कोशिश करते हैं। इसका विरोध भी बहुत कम देखने को मिलता है। कुछ जो पढ़े लिखे, जो अब मेन स्ट्रीम मीडिया में आ गए या मेन स्ट्रीम जैसे दिल्ली जैसे बड़े शहरों में आ गए, तो वो लिख लेते हैं, बोल लेते हैं, जिससे पता चलता है कि आदिवासियों की अपनी संस्कृति है, उनका अपना कल्चर है, उनकी अपनी पहचान है, उनकी अपनी आस्था है, और उनका अपना एक रिलीजन भी है जो जिसमें भी वो करते हैं। वहीं आदि दलित है, बाबा साहेब ने जो है दम दीक्षा ली और उनको भी हिंदुओं से जोड़ते हैं। तो इसको कैसे देखते हैं कि आरएसएस की जो हिंदू बनाने की जो एक साजिश चल रही है? देखिए, हिंदू तो इस देश में कोई है नहीं, ना कोई हिंदू धर्म है और ना कोई हिंदू इस देश में है। ये जो हिंदू की बात करते हैं, हिंदू इनका सिर्फ एक एजेंडा है, उसको भी लोगों को समझना पड़ेगा। हिंदू जो शब्द मिला है वो तो सिंधु नदी जो है हमारी, और सिंधु नदी से ही हिंदू एक शब्द पैदा हुआ, कोई धर्म नहीं है, एक शब्द कह रहा हूं मैं, शब्द पैदा। हाँ, जो मुगल आए थे वो बोल पाते थे, हाँ बोलते, हाँ वही तो हिंदू शब्द पैदा हुआ। और क्योंकि जब ये ब्राह्मण जो आर्य से आया, बाहर से आया, मतलब ब्राह्मण, वो सिंधु नदी के किनारे आया, यूरेशिया से। और अब यहाँ जब आए, क्योंकि ब्राह्मण
जो यहाँ की जनता थी, भारत की जो जनता थी, जो भारत के मूल निवासी लोग थे, जो वासी लोग थे भारत के, वो बिल्कुल सीधे, ईमानदार, सच्चे, प्रेम भाव वाले लोग थे। इन लोगों ने बाहर से आकर के यहाँ आक्रमणकारी नीति अपनाई। बाहर से आए और इन्होंने यहाँ देश में आक्रमणकारी नीति अपनाई। आक्रमण का मतलब समानतावादी नीति के लड़ना भिड़ना, छुआछूत, वोट डालो, इस तरह की नीति इन्होंने अपनाई। और धीरे धीरे करके हैं, क्योंकि यहाँ के लोग ईमानदार थे, उनकी संपत्तियों पे धीरे धीरे करके कब्जा किया, संसाधनों पे कब्जा किया, उनके कामों को हड़पा। तो कुल मिला के चालबाजी से, धूर्तता से उन्होंने इनके संसाधनों में कब्जा कर लिया और धीरे धीरे करके यहाँ उनका आज वर्चस्व पूरे भारत में है। अब जो हिंदू वर्ड की हम बात करते हैं, हिंदू तो कोई जात नहीं, हिंदू तो कोई धर्म है नहीं, वो तो शब्द है। अब हिंदू इन्होंने, क्योंकि इनका जितना भी इतिहास रहा है संघियों का, वो फर्जी रहा है टोटल। उन्होंने फर्जी इतिहास लिखा है आज तक, और फर्जी इतिहास को सच्चा साबित करने में इन्होंने पूरी अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी है। उसको करते रहते हैं, बीच में परीक्षण भी करते रहते हैं। तो इन्होंने इस तरह का एजेंडा तैयार किया, क्योंकि यहाँ जो लोग, यहाँ पहले जाति भी नहीं थी पहले। यहाँ सब लोग समान लोग थे, सब लोग प्यार में रहन सहन। अगर हम और 2300 साल मतलब 2000 साल से पीछे जाएंगे, सम्राट अशोक के शासन में अगर हम जाएंगे तो जाति नहीं थी बिल्कुल भी। सम्राट अशोक ने जाति बना खत्म कर दी थी। हाँ, उस वक्त तो जाति व्यवस्था तो बाद में इन लोगों ने बनाई है। वो जाकर के जो धर्म बना, जाति बनी, वो सिर्फ ब्राह्मणों ने यहाँ करके ऊंच नीच, पहले ऊंच नीच की खाई खड़ी करी कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। और उसके बाद इन्होंने फिर धर्म वाला, जब ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण की आप बात करोगे तो ब्राह्मणों से ब्राह्मण का भला होता है, तो वहाँ बाकी जो जाति नीचे की वो उसमें कैसे साथ देंगे आपका, वो तो कट जाएंगे ना। तो इन्होंने एक एजेंडा तैयार किया कि एक यहाँ हिंदू व्यवस्था बना दी जाए, जो मनु की व्यवस्था हिंदू व्यवस्था है, उसमें जो हिंदू, जो आज एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कि इस तरह एक ढांचा बनाए जिसमें ब्राह्मण सबसे ऊपर है, बाकी जो और लोग हैं वो नीचे उनकी सेवा करेंगे। तो जो हिंदू शब्द है वो वही शब्द है। इन्होंने वो आज अगर हिंदू शब्द को निकाल दें तो बाकी हिंदू शब्द को निकालने के बाद टोटल जो कार्य बचता है ब्राह्मण के हाथ में आता है। ब्राह्मण ही उसको कर रहा है और अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। वो हिंदू खाली नाम ले रहा है वो, तो इसलिए हिंदू शब्द तो उनको लाना ही पड़ेगा और काम अपने करने हैं। अभी क्या है, जैसा मैं सपोज करिए, जैसे आज जितनी भी संस्थाएं हैं सरकारी, सब में ज्यादातर ब्राह्मण बैठा हुआ है। अब अगर वो ये कहें कि ब्राह्मण बैठा है, हम जैसे लोग तो कह रहे हैं, हम तो अधिकार मांग रहे हैं अपने कि भाई वहाँ ब्राह्मण क्यों है, सचिवालय में ब्राह्मण क्यों है, मंत्रालय में ब्राह्मण क्यों है, ये जितने भी हमारे वो है मंत्रालय सरकारी, उनमें सब में ब्राह्मण भरा पड़ा। तो अगर ये हम कहते हैं ब्राह्मण, जो जितना ब्राह्मण है, जितनी यहाँ संख्या पिछड़ों की है, दलितों की है, या और समाज की है, मुस्लिमों की, उनको भी दिया जाए। तो वो खाली एक हिंदू कह करके, हिंदू का एक सपना दिखा करके फायदा अपना करता है। अब हिंदू में गिनती सबकी करा रहा है, दलित की भी करा रहा है, पिछड़े की भी करा रहा है, आदिवासी की भी करा रहा है, और है कौन हुआ, सारे ब्राह्मण है। तो सिर्फ इतना ही एक जुमला है हिंदू का, ना हिंदू कोई धर्म है। अब हिंदू धर्म के पोल बन सनातन धर्म पे आ गई। सनातन धर्म भी एक फर्जी वर्ड है, वो भी एक फर्जी वर्ड है। वो भी सनातन वर्ड भी बुद्ध का लिया हुआ है, बुद्धिज्म से आया। तो बता ना फर्जी है। अब सपोज करिए, इनके पास ना तो अपना कोई इतिहास है, ना इनके कोई महापुरुष है, इसे चुराते हैं। जैसे अभी आप बात कर रहे थे आदिवासियों की, तो यहाँ जो इनके लोग हैं, ब्राह्मणवादी जो लोग हैं, वो थोड़े से लोग हैं और राज उनको सब पे करना है। तो वो उनमें से ही लोग सुनते हैं, जो यहाँ की जो जनता है, जो भोली भाली जनता है, जो भोला भाले परिवार है, उनमें से कुछ लोग को वो चुन लेते हैं और उनकी इच्छा पूर्ति करके उनमें एंट्री करते हैं और एंट्री करके अपना एजेंडा थोपते हैं उसमें। एजेंडा का वही है, ऊंच नीच भेदभाव, जाति में बटे रहो, हम सबसे ऊपर रहेंगे, तुम सबसे नीचे रहोगे। वो चाहे दलित, इन्होंने दलित शैल भी बनाई हुई है बहुत सारी, पिछड़ी शैल भी बनाई हुई है बहुत सारी, आदिवासियों के लिए भी जन कल्याण की इस तरह की बहुत सारी शैल बनाई हुई है। तो वो सिर्फ अपने फायदे के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए इन्होंने वो शैल बनाई हुई है, मगर इनकी पोल अब धीरे धीरे खुलती जा रही है।
अब जो इनकी चीजें लोगों को समझ में आने लगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर जैसे जो बहुजन समाज, जो फूले, अंबेडकर, पेरियार, साहूजी महाराज, इनको जानता है, इनको पढ़ता है, इनकी विचारधारा को मानता है, वो तो अभी भी टिका हुआ है। लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या है जो आरएसएस से मुतासिर हो रही है और उसकी तरफ जा भी रही है। ये देख रहे हैं हम, क्योंकि धीरे धीरे आरएसएस जो अपने जो उसका काम था, प्लान था, उसमें कहीं ना कहीं कामयाब होता दिख रहा है, जिसके नतीजे देखेंगे कि कई राज्यों में इनकी सरकारें भी बन रही है। खासकर पिछड़ों की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा इधर जा रहे हैं। जो एक टाइम था कि सर छोटू राम, ललन सिंह और यादव, चौधरी चरण सिंह, ये नेता हुआ करते थे इनके अपने, लेकिन आज कोई नेता भी नहीं है। देखिए, इसमें मैं आपको पत्रकार महोदय एक बात बताऊंगा कि जैसा भी आपने बात करी कि आज जो है दलितों पिछड़ों के नेता कमजोर हुए हैं, ये मानने वाली बात है, बिल्कुल आपकी मानूंगा इसको मैं। मगर इसमें आपको एक सुधार और करना पड़ेगा, जो मैंने देखा है अभी। जो ये बहुजन आंदोलन है, इसको जो सदियों से चलाते आए लोग हैं, वो पिछड़े समाज में ज्यादा जन्मे हैं। मतलब ये बहुजन आंदोलन है, या इसको हम कहेंगे कि मनुवादी व्यवस्था और अम्बेडकरवादी व्यवस्था, अम्बेडकर तो बाद में है, या इंसानियत वाली, जो इंसानियत को मानती है, और एक गैर इंसानियत। तो इसकी जो लड़ाई लड़ी वो हमेशा पिछड़े समाज ने लड़ी। उसमें चाहे हमारे फूले साहब हो, ज्योतिबा फूले सैनिक समाज से थे, चाहे उसमें हमारे मीरा मसोर पेरियार साहब तो वो भी समाज से थे, चाहे उसमें नारायण गुरु वो पिछड़े समाज से थे, उसमें चाहे आपके इमाम रामा स्वामी वो पाल समाज से। तो ऐसे जितने भी जो बहुजन महापुरुष हैं ज्यादातर, उन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था का शुरू से विरोध किया है, याद से नहीं है। और मैं एक छोटी सी बात और इसमें जोड़ देना चाहता हूँ। इनका जो असली एजेंडा पता क्या है? जो यहाँ पिछड़ा समाज जो जगह, जो पिछले समाज ने ही इस हिंदू व्यवस्था का विरोध किया, उसको धीरे धीरे करके हिंदुइज्म में लाए, उसका भगवकरण किया और उसको फिर यूज किया, जैसा आज यूज हुआ। हाँ, एक मैं छोटा सा एक वाक्य ये जोड़ देता हूँ, जानकारी थोड़ी सी आपके लिए, कि जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना को जानते होंगे आप। शिवसेना बाला साहब ठाकरे ने बनाई, बाला साहब ठाकरे ने बनाई ना। और कट्टर क्या थी वो? हिंदू विरोधी सेना थी कट्टर। ये था ना, ये सब जानते हैं। आज क्या है? वो आज तो सबकी बात कर दी है, वो अब खत्म हो गई। आज तो आज शिवसेना खत्म है बिल्कुल, और आज वो मुसलमानों की बात कर दी है, वो दलितों की बात भी कर दी है, पिछड़ों की बात भी कर दी है। तो इसको समझो आप। छोटा सा मैं जानकारी आपको देना चाह रहा हूँ। ये जानकारी ये है, जब ज्योतिबा फूले आंदोलन चला रहे थे ब्राह्मणों के खिलाफ, तो जो बाला साहब ठाकरे के पिताजी थे, सीताराम केशव ठाकरे, वो भी जो हमारे सत्यशोधक समाज की स्थापना जो फुले साहब ने की, उसके ही वो सदस्य थे, उसी को मानने वाले थे। अच्छा। जो सीताराम केशव ठाकरे, हाँ, मतलब उद्धव ठाकरे के दादा और बाला साहब ठाकरे के पिताजी वो सत्यशोधक समाज के ही मेंबर विचारक थे, और उस मिशन को चला रहे थे उस समय में ब्राह्मणों के खिलाफ। मगर बाद में ऐसा क्या हुआ कि बाला साहब ठाकरे हिंदू बने कट्टर, और फिर हिंदुवादी एजेंडा चलाया, और आज वो खत्म हो गए। 10-20 साल में वो खत्म हो गए। तो ये जो मनोवादी व्यवस्था है, क्योंकि जो हमारे बाला साहब ठाकरे हैं, वो पिछड़े समाज से, ब्राह्मण नहीं हो, लोग उनको मानते होंगे ब्राह्मण, वो भी पिछड़े समाज से ही है। तो यहाँ लड़ाई यही है, ब्राह्मण नहीं चाहता यहाँ जो पिछड़ी जातियां हैं या जो दलित जातियां हैं वो इस देश पे रूल्स करें, इस राज्य में रूल्स करें। वो आपको मिला करके, अपने साथ षड्यंत्र मिला करके फिर आपको खत्म कर देंगे।
धीरे धीरे करके ये एक मुक्त जो राज होने जा रहा है, ये हमको समझना पड़ेगा। और इस पे ये हिंदू और हिंदुत्व पे और पूरे हिंदू समाज पे एकाधिकार भी आरएसएस चाहती है, उसी का बना रहे हैं। उसका है ही ना, बना है, उनका है ही, बना कर है, उसी का है। नहीं, जैसे ओबीसी के कुछ नेता हुए, जैसे राम मंदिर आंदोलन में कई चेहरे उभर के आए, उमा भारती हो या और भी लोग थे। कहाँ है वो? तो वो वही सब आज गायब। कहाँ है वो? उमा भारती आज बोलते हैं, सुनो क्या कह रही हूँ, वो यही तो उमा भारती, विनय कटियार या कल्याण सिंह जैसे नेता जो पिछले समाज के नेता, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन को सींचा, खड़ा किया। और क्यों उस आंदोलन को लाए? जब मंडल सिफारिश लागू हुई, मंडल जो आया यहाँ, जो मंडल कमीशन, पिछड़े समाज के लिए जो मंडल सिफारिश लागू करने के लिए वीपी सिंह ने वो एक मंडल कमीशन बनाया, और उसके लिए पूरे देश में चर्चा चली कि भाई पिछड़े समाज को आरक्षण दिया जाएगा। तो पिछड़े समाज के नेता खड़े कर करके वो आंदोलन कुचलवा दिया गया, हिंदू मुस्लिम कर दिया। हाँ, कि हिंदू बना दिया ना उनको, पिछड़े समाज को। अगर आप यहाँ अपने अधिकारों की बात करोगे तो ये संघ जो है या जो मनवादी लोग हैं, ये आपको ऐसा गुमराह करेंगे कि आपके बीच में भी तो कुछ ऐसे लोग हैं जो अब ये नहीं जानते चीजों को, वो उनके साथ चले जाते हैं, लालच में, पैसे में, कैसे भी पद के लालच में, पैसे के लालच में करके वो काम बिगाड़ देते हैं। मगर हर्ष उनका भी वही होना है। तो वही समाज का भी नुकसान, अपना भी नुकसान। आरक्षण कहाँ है आज? आरक्षण जीरो पड़ा पिछले समाज का, उसी पिछले समाज की बदौलत है। और अब जो सबसे ज्यादा दिक्कत इनको पता क्यों हो रही है? क्योंकि जैसे ये आंदोलन पिछले समाज के लोगों ने चलाया, सींचा, बाबा साहब के समय से फिर दलितों पर आ गया, फिर वो धीरे धीरे हिंदू बनते चले गए। हाँ, ओबीसी हटता गया हिंदू। उन्होंने, संघ ने ओबीसी को पकड़ा और उसमें एजेंडा चलाया कि देखो ये तो लोग कभी जातिवादी की बात करी, कभी अधिकार खाने की बात करी, कभी ये कहा कि तुमसे ऊपर आ जाएंगे, तुम्हारे सिर पे बैठ जाएंगे। इस तरह के एजेंडे चलाते हैं फर्जी, और लोगों को गुमराह करते हैं। फिर ओबीसी को हिंदू बना के दलितों के खिलाफ इस्तेमाल, और मुसलमानों के खिलाफ। नहीं, ये दलितों के खिलाफ तो चल ही रहा था, ये एजेंडा मुसलमानों के खिलाफ अंदर अंदर चल रहा था। समझे ना? सबसे ज्यादा इसमें अगर दिखाया गया, वो मुसलमानों को दिखाया कि आने वाले समय में अगर हमने इकट्ठा नहीं हुए, पिछले संघ को 100 साल हो गए, मगर संघ लगातार 100 साल से काम कर रहा है, और जो पूर्ण रूप तंत्र पे है, इस समय सरकार है और पूरे भारत पे कब्जा है, पूरी व्यवस्था पे कब्जा है। तो इनका जो असली मकसद तो पूरा हो गया। अब तो ये इनका क्या है, लागू क्या करना चाह रहे हैं, बने रहना, क्या ये देश का करना चाह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बना करके, या कुछ और करेंगे या नहीं करेंगे, तो इनकी नीति क्या करेंगे। मगर मेरा कहना इतना है कि जो पिछड़ा हिंदू बन करके उनकी तरफ गया, उसने नुकसान किसका अपना किया ना। अभी जैसे ये कहते आरक्षण खत्म करो, आरक्षण खत्म करने की तो आप बात कर रहे हो। अब जो आरक्षण भी खत्म हो जाए, हम कहते हैं जाति खत्म कर दो। नहीं तो अब तो क्या कहते हैं, आरक्षण की अगर बात करें तो अनऑफिशियली खत्म ही समझो। क्योंकि मैं एक अभी देख रहा था, मध्य प्रदेश में सिविल जजों की परीक्षा हुई थी, उसके नतीजे आए, रिजल्ट आया, तो 190 से ज्यादा सीटें थी, जिसमें क्या कहते हैं 120 कुछ थी एसटी समाज के, मतलब एसटी कैटेगरी के लिए, और 40 कुछ थी एससी कैटेगरी के लिए, और 12-16 थी ओबीसी के लिए। तो उसमें से चयन जो हुआ था, जो एसटी में हुआ 0, आप समझ रहे हैं, 120 में से उन्हें कोई कैंडिडेट नहीं मिला, नॉट फाउंड सुटेबल बता के वो खाली छोड़ दिया गया। एसटी में हुआ, एससी में हुआ एक सिलेक्शन 40 में से, ओबीसी में 16-20 में से कुल 5 का सिलेक्शन हुआ, और बाकी जो मतलब टोटल उसमें 50 के आसपास सिलेक्शन हुए, बाकी जो थे वो ईडब्ल्यूएस में हुए और अनरिजर्व कैटेगरी में। तो आरक्षण तो नॉट फाउंड सुटेबल बता के ही खत्म कर दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुजन समाज को ये चीजें नहीं दिख रही है, दलित पिछड़ों को ये चीजें नहीं दिख रही है। नहीं, देखिए है क्या, आरक्षण की जो ये बात करते हैं, एक तो अब तो आप आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, फिर एक तरफ आप ये बात भी कहते हैं कि भाई आरक्षण जातिगत आधार पर ना हो, आर्थिक आधार पर हो। आर्थिक आधार पर, ठीक है ना।
अब हमें एक बात ये बताएं कि जो भेदभाव होता है वो जाति के आधार पर होता है या गरीबी के आधार पर होता है? जाति के आधार पर होता है। अब ये भी गलत करें ना। अब गरीब श्रवण को कोई जाके गाली नहीं देगा। हाँ, मैं वही अब जैसा भी आपने जिक्र किया, हमारे जो बी आर गवई साहब थे, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, वो दलित समाज से थे, जस्टिस थे, तब भी उनके ऊपर। तो अब जो उनके साथ भेदभाव जाति के आधार, तो पैसे में तो पावरफुल हो गए, पैसे तो उन पे हो गए, ऐसी बात नहीं है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसकी सैलरी भी अच्छी होगी, मकान भी अच्छे होंगे, गाड़ी भी उन पे होंगे, ऐसी बात नहीं है, पैसा तो उन पे होगा, तो आर्थिक से मजबूत थे मतलब वो। मगर जो उन पे जूता फेंका गया वो तो जाति के आधार फेंका गया ना। तो यही रोना है। ये लोग जाति खत्म करना नहीं चाहते, आरक्षण खत्म करना चाहते, क्योंकि आरक्षण क्या है? आरक्षण वो जो है भागीदारी है समाज में। जिन लोगों को जो सदियों से पिछाड़ा गया, जिन लोगों को कभी मुख्य धारा में आने नहीं दिया गया, उन लोगों को मौका देने का एक कानून है कि भाई जो यहाँ जिनको सदियों से मतलब जानवर जैसी जो लोग जिंदगी जी रहे थे, उनका भी तो अधिकार होना चाहिए ना, बराबर आने चाहिए ना वो लोग। और देश तरक्की कब करेगा? जब निचले पायदान का उठ करके व्यक्ति आगे आएगा। आगे नहीं जाए तो साथ तो रहे कम से कम वो, तो जब भी तो देश तरक्की करेगा। क्या एक समाज को आगे बढ़ने से देश तरक्की कर जाएगा? नहीं करेगा। तरक्की जब करेगा जब सबकी भागीदारी इसमें होगी। उसमें दलित की होनी चाहिए, उसमें पिछड़ों की भी होनी चाहिए, उसमें मुसलमानों को भी होनी चाहिए, उसमें आदिवासी की होनी चाहिए, उसमें सिख की भी होनी चाहिए, उसमें ईसाई की भी होनी चाहिए। तो जब भी तो देश तरक्की करेगा। अब आप सिर्फ वहां ब्राह्मण को फायदा दे रहे हैं, बाकी को आप जूता मार रहे हैं। अब जो ईडब्ल्यूएस इन्होंने आरक्षण लागू किया है तो गैर कानूनी है। 10% उन्होंने आरक्षण लागू कर दिया ईडब्ल्यूएस वाला। और ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण है वो किस आधार पे? आर्थिक आधार पर बढ़ाया था इन्होंने। अब शुरू में तो इसका जो है पक्ष जो है ओबीसी समाज भी कर रहा था, बड़ा खुश हो रहा था कि ये तो अच्छा हो गया, अब हम भी जाएंगे इसमें। शुरू में इसका पक्ष कुछ ओबीसी समाज ने भी किया था कि चलो बहुत अच्छा है, चलो अब तो ईडब्ल्यूएस आर्थिक आधार पर हो गया, जबकि वो भी जाति के आधार पर आरक्षण है, उसमें भी सिर्फ ब्राह्मण ही जा रहा है। ये तो मानने वाली बात है ना भाई। अब क्या मुझे ये बताइए, जब आप ईडब्ल्यूएस वाला आरक्षण लागू कर रहे हैं और आप ये करें कि भाई ये आर्थिक आधार पर आरक्षण है, तो सबसे ज्यादा कमजोर तो दलित आर्थिक कमजोर है, सबसे ज्यादा कमजोर तो पिछड़ा आर्थिक कमजोर है, सबसे ज्यादा आर्थिक कमजोर तो आदिवासी आर्थिक कमजोर है। उनको क्यों नहीं देना इसमें लाभ? नहीं देना ना उनको तो हटाना है सिर्फ। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी ज्यादा जितने पिछड़े समाज की भर्तियां होती थी वो सारी ब्राह्मणों पर जा रही है। और ये आपने जो आप बताया उदाहरण भी दिया, आपने जजों का उदाहरण दिया, और ऐसी तमाम भर्तियां हैं जो सारी की सारी पिछड़े समाज करके जनरल कास्ट के लोग लेके जा रहे हैं। तो ये गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। अभी 27% आरक्षण जो पिछड़े समाज का है, और जनसंख्या कितनी है उसकी? 50 से भी ज्यादा जाएगी देखी जाए तो। और 27 पूरा नहीं करते आप लोग आज तक। ऐसे ही जो है एसटी समाज का आरक्षण कितना? 15% है संख्या उसकी, तो 20-22 से ऊपर जा रही है एसटी समाज की। तो अभी मध्य प्रदेश के सीएम जो हैं यादव जी, उन्होंने कहा कि हम इसकी सीमा बढ़ाएंगे, तो उन्हीं को जो है राष्ट्र विरोधी बता दिया। देख लो, मतलब अगर कोई आपके अधिकारी की बात करेगा, चाहे वो सीएम हो चाहे पीएम हो, फिर ये सारे ब्राह्मण इकट्ठा हो जाते हैं और उसकी मां बहन करने लगते हैं, जैसे मोहन यादव जी की इन्होंने। क्योंकि वहाँ भी आरक्षण 15% ओबीसी समाज को मिल रहा है। उन्होंने कहा इसको 27% जायजी बात, दिक्कत क्या है तुम्हें? अरे भाई ओबीसी समाज का वोट ले रहे हो, उसी ओबीसी समाज का वोट लेकर के अगर उसको कुछ काम मिल जाएगा, कुछ अधिकार मिल जाएंगे, तो दिक्कत क्यों हो रही है? तो अब मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, क्योंकि अब इन्हें जो ये जाटव समाज को टारगेट पता क्यों करते हैं? क्योंकि जाटव समाज पिछले कई सौ सालों से लड़ाई लड़ रहा है इनके विरुद्ध, और उसने धीरे धीरे करके बहुत सारी जातियों को इकट्ठा कर लिया है। आज अभी वर्तमान में सत्ता में ये लोग आगे हों, मगर हम लोग हार नहीं माने। अभी ये अगली सत्ता भी ले लो, हम हार नहीं मानेंगे। अभी सामाजिक तौर पर मजबूत हुआ है। हाँ, हम हार नहीं मानेंगे। अभी ये भी सत्ता ले ली और ले लो सत्ता, वैसे हम देने देंगे, वो ऐसा ये गड़बड़ करके लेंगे, क्योंकि अब ये सिर्फ गड़बड़ पे चल रहे हैं। कोई सा भी समाज इनको वोट नहीं दे रहा है, इनके विरोध में है, और फिर भी ये झोली भर भर के सीटें जीत रहे हैं। तो साफ साफ इनका एजेंडा लोगों के सामने आ गया है कि ये
गलत कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डाका डाल रहे हैं। हाँ, उसी पे मेरा सवाल था, लेकिन आपने बात शुरू कर दी। ना, एक मिनट और मैं भी थोड़ा लेना जाऊंगा। तो अब जो जाटो समाज को स्पेशल में टारगेट इसलिए करते हैं, जाटो समाज पिछले सालों से लड़ाई के खिलाफ लड़ रहा है, ब्राह्मणों को चेता रहा था कि भाई यार सुधर जाओ, हमारे अधिकार दो, नहीं तो फिर लड़ने के लिए हम तैयार हैं। और धीरे धीरे करके वो और समाज में खूब जगा रहा था, जैसा वो समाज और जगा। आज बड़े स्तर पे वाल्मीकि समाज जग गया, दलित समाज की जो जाति है, जो जाति है दलित समाज, इंटरनल जो हाँ जातियाँ हैं, दलित जग, वाल्मीकि समाज जग गया, खटीक जग गया, नाई जग गया। पर जब मतलब तमाम जो अब जो पिछड़े और दलितों की जो जातियां हिंदू बनकर इनका साथ दे रही थी, अब मैं देखता हूँ उनको भी अब समझ आने लगी है, जागरूकता आई है। जागरूकता कब आई? जब हमने समझाया उनको, जब हमने बताया। और साथ साथ में जो पिछड़ी जातियां हैं, यादव जाति बड़े स्तर पे चेंजिंग हुआ, चीजों को समझा, क्योंकि ललित सिंह यादव ने आंदोलन चलाया, तो समझिए आज वो भी जो है इनके विरोध में खड़ी हुई है। इनका विरोध इनका नहीं है, विरोध व्यवस्था का है। हम किसी जाति का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ व्यवस्था, हमारे अधिकार दे दो। हमें ना किसी से लड़ाई है ना दुश्मनी है, हमें तो हमारे अधिकारों की लड़ाई है। सही बात। तो हमारे अधिकार तो खत्म, हम कुछ नहीं कर रहे, तो हमारे अधिकार दो बस खाली। तो अब धीरे धीरे करके जो पिछड़ी जातियां भी थी वो जग चुकी हैं, तो हमें घबराने की तो कोई जरूरत है नहीं। अब ये ज्यादा क्या करेंगे हमारे खिलाफ? हमको मारेंगे, पीटेंगे, मारें। हम तो सदी से पीट रहे हैं, आज ही पीट रहे हैं, मगर अब हम पिटने वाले नहीं हैं। अब हम बात बैठ कर चुप नहीं बैठेंगे। चलिए, अब हम जवाब देंगे आपको। थोड़ा जो राजनीति है जो चल रही है उसी पर बात करते हैं। SIR चल रहा है 12 राज्यों में, जिसमें यूपी भी है, बंगाल भी है। बंगाल में 26 में चुनाव होंगे और यूपी में 27 में चुनाव होने हैं विधानसभा। लेकिन SIR को लेकर जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, आप भी यूपी से आते हैं, जुड़े हुए हैं, गाजियाबाद में BLO पर 60 BLO पर जो है वो FIR दर्ज की गई है। BLO सुसाइड कर रहे हैं और आम जो जनता है जो गांव में रह रही है उसको पता नहीं है कि SIR का फॉर्म कैसे भरा जाए। BLO घर तक नहीं जा रहे हैं। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि इन्होंने SIR में बिहार में वोट काटे और फर्जी जोड़े, जिससे वहाँ क्लीन स्वीप हुआ। तो क्या इस बात का अंदेशा यूपी में भी है कि SIR के जरिए वोट में धांधली की जा सकती है? और आपकी टीम, अब तो आपकी पॉलिटिकल पार्टी भी, आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर भी कह चुके हैं कि हमारे जो है कार्यकर्ता लगे हुए हैं, तो कैसे आप लोग इसको देख रहे हैं? क्या SIR के जरिए, वोटों की धांधली के जरिए बीजेपी चुनाव जीत सकती है और आपकी क्या तैयारी है? देखिए, जो यहाँ लड़ाई वोट की ही है, जिसके पास वोट बल ज्यादा है वही सत्ता में रहा है। और अब जो वर्तमान में लड़ाई चली वो भी यही चल रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका है जिसके पास वोट है और एक तबका है जिसके पास वोट नहीं, वो सत्ता में बैठा हुआ है। तो वोट है, संख्या कम है। नहीं, वोट तो अगर यहाँ है, हम लोगों के पास है, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों, नहीं, उनके पास संख्या नहीं है ना। उनके पास वोट ना, वोट तो फर्जी बनाया ना, मैं बता रहा हूँ। मैं वही समझाना चाह रहा हूँ आपको। एक तबका ऐसा जिसके पास वोट नहीं है और सदियों सत्ता में बैठा हुआ, सदियों से, मतलब जब से मैं तो जब से देश आजाद हो, जब से बात करूंगा, वो जब भी वही सत्ता में थे। तो अब उसको डर ये हो गया है कि उसने सिस्टम को इतना बिगाड़ दिया है। अब उसको डर ये सता रहा है कि अगर तू सत्ता से गया तो हो सकता है हाल बुरे हो जाए, जनता मारेगी दौड़ा के इनको, जाहिर सी बात मारेगी भी, क्यों काम तो बहुत सारे गलत कर लिए और हर समाज के लिए कर लिए, हर वर्ग के लिए कर लिए, हर धर्म के लिए कर लिया आपने। तो अब वो क्या कर रहे हैं? वो चोरी कर रहे हैं वोटों की बड़े स्तर पे, और चोरी कर करके अपने आप को स्थापित कर रहे हैं, जो है स्टेट वाइड, केंद्र में तो है वो। अब बात यहाँ ये है कि जो अभी ये SIR कर रहे हैं, बिहार में हुआ, वहाँ ये आ गई सत्ता में, अब बंगाल में जाएंगे, फिर यूपी में आएंगे। और जैसा भी आपने बताया कि 60 जो है BLO पे मुकदमे दर्ज कर दी गई। तो जो भी अधिकारी ईमानदारी से काम करेगा उसकी या तो मार देंगे या उसको जेल डाल देंगे, क्योंकि नहीं, वो तो कह रहे हैं कि काम का इतना प्रेशर है, SIR जैसी प्रक्रिया लंबी है,
और 1 महीने में कंप्लीट करवाना, मतलब जो टीचर है जिसकी ड्यूटी लगा दी गई है वो टीचिंग भी कर रहा है, फिर रात रात को वो गाँव भी घूम रहा है, इसके लिए प्रेशर में आके कुछ तो बीमारी से मर जा रहे हैं, एक को अटैक आ गया, एक को हेमरेज हो गया, और कुछ लोग सुसाइड कर लिए, काम का प्रेशर था। अभी एक खबर आई कि यूपी में एक टीचर थी, उन्होंने बीएलओ और अपनी टीचिंग से इस्तीफा दे दिया कि मेरे बस की नहीं है। तो इतना दबाव बना के इतनी हड़बड़ी में इतनी जल्दी कराया जा रहा है, इसके पीछे क्या साजिश है? मैं आपको साजिश बताना चाह रहा हूँ। वो साजिश यही है कि जो बीएलओ ईमानदारी से काम करके बोर्ड बना के देगा, या जो ईमानदारी से काम कर रहा है उसको टॉर्चर करेंगे हर तरीके से। जो अभी ये जो बीएलओ की तरफ से जो बयान आ रहे हैं ये अलग है, जो मैं बताऊँ अलग है। क्योंकि अभी मेरे गांव में भी ये हो रहा है SIR, और मेरे पास भी बीएलओ आया, तो मेरी एक बोर्ड एक परिवार की बोर्ड कटी है मेरी। अच्छा। हाँ, मैंने उससे कहा भाई ये बोर्ड क्यों कटी हमारी? क्या लगे सर वो पिछले उसमें नहीं होगी, वो पिछले जो लिस्ट में होगा, पिछले चुनाव में वोट डाली हमने। क्या सर मैं देखता हूँ, मैं देखना ये वोट बनेगी सो बना, ठीक है ना। तो फिर उसने मेरे से कहा कि सर मैं तो यहाँ आ भी आपके पास में जो और बीएलओ वो एक जगह बैठ करके ही सारे काम कर रहे हैं। तो जो और बीएलओ एक जगह बैठ करके सारे काम कर रहे हैं, तो वो इसका मतलब फर्जी कर रहे हैं। वो जो घर घर जा रहा है वो सही कर रहा है। फिर घर घर जाके तो डाटा पता लगेगा कि इसमें कितने परिवार के लोग हैं, कितने की वोट बनी हुई है, कितने की नहीं बनी हुई है, वो तो घर जाके पता लगेगा ना। और जो एक जगह बैठ गया और पूरे मोहल्ले की वोट बना के करके ऐसा करके लेगा अपना आपको। बीएलओ का काम ही वही है कि वो वेरीफाई करे घर जाके। तो उसने मेरे को यही कहा, ईमानदार था मुझे लगता है, उसने कहा कि सर आपके गांव की आधी वोट कटेंगे, देख लो। जो वोट डाल रहा हो अब सरकार उसकी आधी वोट काटने जा रही हो, और आधी वोट पता क्यों कटेंगी? क्योंकि वहाँ जो मेरे गांव में जो ज्यादातर वोट है वो दलित और मुस्लिमों का है। तो वोट तो जाहिर सी बात कटेंगे, और वो वोट किसको जाएंगी? वो इनके विरोध में जाएंगी वोट। वो तो ये वही वोट काटेंगे अगर इनको हमने अभी सुधार नहीं किया, या हमने इनकी सुरक्षा नहीं की। सुरक्षा हमको करनी पड़ेगी। सुरक्षा जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको ही करनी पड़ेगी। जैसे राहुल जी ने, अखिलेश जी ने पिछले समय से जो वोट चोरी का मुद्दा उठाया, वो मेन तो वोट चोरी का मुद्दा ही है। हम समाज में कितनी रैली कर लें, कितने धरने प्रदर्शन कर लें, कितनी लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर चुनाव तो वोट से जीतेंगे ना। वोट हमारे पास है नहीं, वोट ये काट रहे हैं तुम्हारा, वोट चोरी कर रहे हैं तुम्हारा, तो सरकार कैसे बनाओगे? तो लड़ाई यहाँ जो है वही है कि अब जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको आगे आना पड़ेगा और उनको वोट चोरी रोकनी पड़ेगी। बहुत सारी पार्टियां लगी हुई हैं, सबको लगाना पड़ेगा। हमारी पार्टी भी लगातार, अभी मैं एक उदाहरण और आपको छोटा दे देता हूँ। हमारी कितना वोट कटा हुआ देखो। मैंने अभी लोनी विधानसभा के 25 गांवों का दौरा किया, और 25 गांव में मैंने जो जाटो वोट था मैंने उनको सर्वे किया। जो 2024 की लिस्ट है जिससे लोकसभा चुनाव हुआ वो मेरे हाथ में थी। मैं ये देखने गया वोट ये गड़बड़ कहाँ है, वोट क्यों नहीं मिलता हमको। तो मैं 2024 का लिस्ट लेकर के, जो वोटर लिस्ट है 2024 की जो अपडेट है बिल्कुल, उसको लेकर के मैं जो है गांव के अंदर गया और मैंने स्टार्टिंग की डोर टू डोर जा करके। तो 24 की लिस्ट और मैं 25 में उसको जो है राइट कर रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ हर घर में से 1-2 वोट कटा मिला मुझे, जो वोट डाल का आया 24 में, और फिर लिस्ट अपडेट हुई हो और वहाँ वोट नहीं है उसका। मतलब 1 साल के अंतराल में जी। तो मैं कह रहा हूँ मैंने फिर सर्वे जो किया दलित समाज के लोगों ने किया मैंने, क्योंकि बहुत सारा सिस्टम उसमें लगता है। हाँ। तो 25 गांव में जो मैंने फिर पूरा आंकड़ा जोड़ा, मैथन जोड़ा, तो 25 गांव में से 30% वोट कटा मिला। ये तो वो हैं जिनके नाम हिंदू हैं, समझिए ना आप। ये तो वो लोग हैं जिनके नाम हिंदू हैं, जिनके उनमें चल जाते हैं। तो और मुस्लिम का तो अलग ही नाम आएगा, सलीम, वसीम, उनके कितने कटेंगे? तो ये तो आंखों कट रहा है, तो चोरी आंखों, मगर इस पे कोई पार्टी कार्रवाई नहीं कर रही, इस पे कोई पार्टी वो नहीं कर रही है। तो इसी से ये तो बहुत खतरनाक है लोकतंत्र के लिए। अगर इस तरीके से रहेगा तो फिर विपक्ष की पार्टियां तो कभी जीत ही नहीं पाएंगी। तो वही तो अब फिलहाल तो वही हो रहा है। जो सत्ता में बैठे लोग हैं ये लोकतंत्र के खिलाफ ही हैं।
ये तो लोकतंत्र खत्म करने जा रहे हैं धीरे धीरे करके। अगर इनको जल्दी नहीं रोका गया, जितना भी यहाँ जो पार्टियां हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, उन सबको एक साथ आना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल एक साथ आने की जरूरत है। अगर आप हकीकत में ही यहाँ संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, इस संविधान के जो मानने वाले लोग हैं उनकी सुरक्षा करना चाहते हैं, तो फिलहाल तो आपको एक साथ आना ही पड़ेगा। आपको अपने अपने जो है मैं त्याग करके, तो मैं रहोगे तो कोई नहीं बचेगा यहाँ, नहीं बचेगा। अगर जितनी जल्दी इसको समझ जाओ, आना तो लास्ट में पड़ेगा आपको, आना तो आपको लास्ट में है ही। अपना 10 साल बाद, 20 साल बाद, जब भी आप सोच रहे मैं भी 10 साल बाद आऊंगा, नहीं आओगे, जब भी उखाड़ेंगे इनको जब सब हमें एक साथ होंगे। जैसे मैं आपको थोड़ा सा 24 का चुनाव मैं आपको बता दूं, 24 के चुनाव में 400 पार का नारा कर रहे थे हम, 400 पार जाएंगे, 400 पार जाएंगे। मगर इस देश की जो मानवतावादी कौम है, या उसको अम्बेडकरवादी कह लो या मानवतावादी कह लो, या संविधान मानने वाले की कौम जो है, जो संविधान में विश्वास रखती है अपना, उन्होंने एक जगह इकट्ठा होकर के इनकी ताकत को, चोर को हिला दिया फिलहाल। तो हम ये कर सकते हैं, ऐसे बात नहीं कर सकते। ये कितने भी चोरी कर लें, हमारे पास अगर ये हमारी आधी वोट भी काट देंगे ना, हमारे पास फिर भी बहुत बड़ा वोट तंत्र है। अब क्यों अभी आधी नहीं काट पाएंगे अभी तो, क्योंकि अभी चालू हुआ है अभी तो ये सिस्टम। तो हमारे पास बहुत बड़ा वोट तंत्र है, इनके पास वो नहीं है। और अगर इस तरह के चलते थे, ये धीरे धीरे करके वोट को धीरे धीरे करके खत्म करते रहेंगे, हमें पता नहीं लगने का। और वोट किसी पे कुछ एलिगेशन लगाएंगे, किसी पे कागजी लगाएंगे, किसी पे विदेशी बताएंगे, किसी को बांग्लादेशी बताएंगे। क्या 15 साल से मोदी सो रहा था? जो अब ये बांग्लादेशी निकल के बाहर बता रहे कि ये तो बांग्लादेशी हैं, ये तो रोहिंगे। 15 साल से क्या नहीं, तो वो सिर्फ मीडिया में है ना बताने के लिए। अभी जो बिहार में SIR हुआ है, उसमें एक मेरे ख्याल से निकले हैं जो घुसपैठी जिन्हें बताते हैं कि वो अपना जो है बांग्लादेशी ऐसा कुछ, बाकी तो कुछ निकला ही नहीं था। ये फर्जी, मैं फर्जी प्रचार कर रहे हैं। अभी जैसे बहुत सारी वीडियो आ रही है बांग्लादेश को, तो ये बांग्लादेशी भग रहे हैं। हाँ, कई वीडियो तो फेक है उसमें। हाँ, तो इस तरह की मैं भी तो इनसे यही कहना चाहता हूँ। चलो हम कह रहे हैं, तो तुम क्या सो रहे थे अब तक? हाँ। अभी क्यों वो पकड़े जा रहे हैं? तो ये सिर्फ फर्जी एजेंडे चला करके देश की जनता को गुमराह करना, उनके मनोबल को डाउन करना, उनके माइंड को बांधना, ये सिर्फ इनका इतना ही काम रह गया कि आप झूठा प्रचार करके, झूठी लोगों में भावना भर करके अपनी तरफ मोड़ लो उनको। और संघ का फिर बता रहा हूँ, संघ का जो मेन एजेंडा रहा वो झूठ पे टिका हुआ है। झूठ फैलाते हो, झूठ यहाँ पुल बांधते हो, और झूठ बोल कर इसको सच्चाई बना लेते हैं। अगर एक किसी बात को आप 100 बार झूठ बोलो तो सच हो जाएगी वो। किसी झूठ को आप 100 बार सच बोलोगे तो सच हो जाएगी वो। तो वही मोदी कर रहे हैं। उनके आप भाषण सुन लीजिए, टोटल भाषण फर्जी, झूठे, और लोग सच मान लेते हैं उनको कि भाई प्रधानमंत्री बोला। क्योंकि आज भी अच्छा, सबसे बड़ा इनका मेन जो मुद्दा है वो यहाँ अनपढ़ रखने का क्यों है लोगों को, कि अनपढ़ आदमी को जल्दी भगा सकते हैं हम लोग। पढ़ लिखा थोड़ा विचार करेगा उस पर कि भाई सच भी है, झूठ भी है, क्या है। तो अब जो मीडिया, वर्तमान का जो मीडिया है, जो नेशनल मीडिया है, या गोदी मीडिया कहेंगे उसको हम, कि वो तो बिका हुआ सारा। ये तो जो यूट्यूब के चैनल समझो कि ये ईमानदारी से काम करे, थोड़ा बहुत सच्चाई आ भी जाती है सामने। नहीं, जो नेशनल मीडिया है वो टोटल बिका हुआ है, फर्जी है। और वो टोटल सरकार के पक्ष में डेली प्रचार, वो एक तो प्रचार तंत्र समझो, मीडिया में समझो प्रचार तंत्र। वो तो हाँ, प्रचार कर, वो सरकार के पक्ष में सरकार के गलत कामों का प्रचार डेली कर रहा है वो। और क्योंकि चलो हम लोग यहाँ दिल्ली के NCR के आसपास या सिटी में कितने लोग होंगे जो फोन चलाते हैं, हाँ, जिनके पास एक बड़ा फोन है या फोन चलाते हैं या सच्चाई को समझते हैं। मगर आज भी देश में 80% जो संख्या है देश की, वो चैनलों की बात को, अखबार की बात को सच मानती है, समझे ना। और उसी के आधार फिर वो आगे निर्णय लेती है। उसके पास सोर्स ही वही है खबरों का, या तो अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं। अल्टरनेट मीडिया वो एक्सेस कर नहीं पा रहा है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मीडिया तो गलत बातों को भी सही बता रहा है, ठीक है ना। चोरी को सही बता रहा है, नहीं चोरी नहीं तो कोई सही है, तो ये तो पकड़ लिया मोदी जी ने, कर लिया मोदी है। अब वो जो आम जनता को क्या करेगी, कहीं भाई सरकार सही काम कर रही है। तो वो हर तंत्र पे काम कर रहे हैं।
वो वोट चोरी से लेकर के वोट बनवाना, डलवाना, गिरवाना, प्रचार करवाना, सब पे काम कर रहे हैं, इसलिए वो जीत भी रहे हैं। उनकी यहाँ सरकार है, उनके लोग आज भी क्षेत्र में घूम रहे होंगे 100%, व्यवस्था है उनके पास। और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा कमजोर लगती हैं कि वो जनता के बीच नहीं जा रही हैं, जबकि उनको जाना चाहिए, समय है अभी जाने का। तो अगर हम जनता के बीच जाएंगे, जनता को समझा सकते हैं, हम उनके भावनाओं को समझ करके, सच्चाई बता करके उनको, तो हम उनका रुख अपनी तरफ, जनता तो तैयार बैठी है बिल्कुल, हाँ, जनता की कमी नहीं है। वो तो कह रहे आप आओ तो ही समझाओ सही है। जनता इनके झूठे वादों से, जनता इनकी चालबाजी से, जनता इनके षड्यंत्र को समझ चुकी है और वो इनके विरोध में है। मगर इनके क्या है, इनके गुर्गे काम करते हैं, जाकर के वो कान भरते हैं, वो कान भर भर के उसका माइंड वॉश कर देते हैं एक आदमी का। वो इस तरह का एजेंडा निकाल के लाएंगे, वो पड़ोसी को दुश्मन बना देंगे, समझे ना। तो उनका जो तंत्र काम कर रहा, हमें भी वो तंत्र तैयार करना पड़ेगा। मैं इसमें छोटा सा वो ऐड कर दूं आपको, बसपा का जो सत्ता में मेन कारण आने का क्या रहा, मान्यवर साहब ने वही तंत्र बनाया जिस तंत्र पर आज बीजेपी काम कर रही है, समाज को जोड़ करके घर घर जाना। बड़ी रैली से कुछ नहीं होने वाला, बड़ी रैली से सिर्फ आप भाव बढ़ा सकते हो अपने, भीड़ दिखा करके, मगर भीड़ को आप वोट में तब्दील नहीं कर सकते। आप वोट आप घर जाकर बनाओगे। जब तक आप घर घर नहीं जाओगे, लोगों से संपर्क नहीं करोगे, जो आज संग कर रहा है वो दुश्मन के घर भी जाता है, वो चाहे वैसे जो तक है जाएगा, पर वो जाएगा, अपनी बात कहना, माने मत माने। जब 4 बजे आप किसी के पास जाओगे, 5:30 बजे तो आपको किसी बात सुननी पड़ेगी। तो आप हम कैसे उनकी बराबरी कर देंगे, बात तो करते हैं, कैसे कर लेंगे बराबरी उनकी। तो इसलिए जो हमारी जो पार्टी है, हमारे जो तमाम बहुजन संगठन की पार्टियां हैं, बहुजन पार्टियां हैं, उनको भी इस तरह पे काम करने पड़ेंगे अगर बीजेपी को हटाना है, इस संविधान को बचाना है। मानव साहब ने क्या करके दिखा दिया ना, अकेला आदमी नहीं, समाज को जोड़ना जरूरी है, समाज से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, हवा में नहीं। तो देखिए, ये थे विजय कुमार जाटव जी, जिन्होंने लंबी और विस्तार से समझाया कि कैसे आरएसएस और बीजेपी संविधान विरोधी, दलित, पिछड़ा, आदिवासी विरोधी काम कर रही है और टारगेट मुसलमानों को दिखाया जा रहा है। तो एक लंबी विस्तार से बात हुई। उम्मीद करते हैं कि आपको भी कुछ चीज़ें बहुत क्लियर हो गई होगी। और आप लोग क्या सोचते हैं विजय कुमार जी की बातों पर, अपनी राय जरूर दीजिए। और हमारी कोशिश रहेगी कि इसी तरीके से जो समाज से जुड़े हुए हैं, राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, जो जनता के बीच में रहकर काम करते हैं या कर रहे हैं, हम उनसे बात करें और आपके लिए कुछ सीखने का, समझने का मौका मिले। बाकी आपको क्या लगता है कि आज जिस तरीके से राजनीति की जा रही है वो देश के लिए कितनी खतरनाक है? और एसआईआर जो पूरे प्रदेश में चल रहा है, उत्तर प्रदेश की अगर हम खासकर बात करें, तो आप लोगों को कहाँ कहाँ क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, वो भी अगर आप चाहें तो हमारे नंबर पर हमें व्हाट्सएप के जरिए बता सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में भी आप अपनी समस्या बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस मुद्दे को भी अपने चैनल के माध्यम से उठाया जाए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और अच्छा लगा बातचीत करके। हमारे दर्शकों से अगर कुछ अपील करना चाहेंगे तो कर दीजिए। देखिए, अपील मैं इतना ही करना चाहूँगा, खासकर जो दर्शक है हमारे, जो हमारा चैनल देख रहे हैं, कि जो आज का मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो हमारी खबर वहाँ तक नहीं पहुँचाता, आम जनता की जो समस्या वहाँ तक नहीं पहुँचा पाता। और वो आम समस्या पहुँचाना तो बहुत तो सुनता ही नहीं है वो, मगर जो आजकल हमारे जो यूट्यूब पत्रकार हैं या सोशल मीडिया के जो पत्रकार हैं, वो बहुत जो आम जनता की समस्या है उनको सुन रहे हैं, उनको आगे तक पहुंचा रहे हैं। तो हमें ऐसे पत्रकार बंधुओं का साथ देना चाहिए, इनकी वीडियो को बढ़ाना, आगे भेजना चाहिए, लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए। और ये जो जानकारियाँ हैं इसको निचले स्तर तक हमें पहुँचाना पड़ेगा। हमारे पास सिर्फ एक ही माध्यम है, सोशल मीडिया माध्यम।
तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया को जिंदा रखिए, यही हमारी इस समय जो सपोर्ट है बहुत बड़ी। बाकी हमें नेशनल चैनल से बिल्कुल भी कुछ ना सपोर्ट है ना हम कर सकते हैं फिलहाल, जब तक ये इन सरकार के अंडर में काम कर रहा है। तो मेरा सभी को नमस्कार, जय भीम।